नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। प्रधानमंत्री जी ने डुबकी लगाई, बड़े मन से डुबकी लगाई। कांग्रेस कह रही है पूरी डुबकी नहीं है, सिर तो बाहर रह गया। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी आएंगे, कहेंगे कुंभ में जो लोग मरे हैं मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं। प्रधानमंत्री जी नहीं बोले। अभय दुबे जी से मैंने तमाम सवाल किए और अभय दुबे जी से मैंने ये पूछा जो सर्वे आ रहे हैं उनके मतलब क्या हैं। क्या पहली बार जब चुनाव हुआ था, केजरीवाल की पार्टी लड़ रही थी, तब सर्वे आया था कि चुनाव में बड़ी कसके फाइट है, बीजेपी जीत जाएगी, और बीजेपी को 3 सीटें आई थी। अगली बार भी बड़ी कड़ी फाइट में बीजेपी जीत रही थी और बीजेपी के भी बहुत कम विधायक आए थे। तो क्या इन सर्वे का मतलब है, क्या सही होंगे या गलत होंगे? और मैंने तमाम संभावना पे बात करी कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो क्यों आएगी, भाजपा की आएगी तो क्यों आएगी, और कांग्रेस के इस लड़ने के बाद इंडिया गठबंधन बचेगा या नहीं बचेगा। बहुत शानदार बातचीत है, सुनिएगा। और एक रिक्वेस्ट और, जो कुंभ में लोग खो गए हैं, जो लापता हैं या जिनकी मौत हो गई है, हमने एक हेल्पलाइन शुरू करने की सोची है। इस डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर है, हमारा नंबर है, हमारी मेल आईडी है। अगर कोई ऐसा आपका परिजन है जो नहीं मिल रहा, आप हमें बताइए, हम आपकी बात शासन तक पहुंचाएंगे। कोई विधिक जानकारी चाहिए होगी तो हमारे मित्र अधिवक्ता मोहम्मद हैदर जी हैं, वो आपकी मदद करेंगे। हम हर हालत में पीड़ित लोगों के साथ हैं, सरकार तक आपका पक्ष रखेंगे। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। इस रिक्वेस्ट के संग चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन करना ना भूलें। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। दिल्ली को लेकर तमाम जो सर्वे आए हैं वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मार्जिन के संग सरकार बना रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खुशहाली का दौर होगा, लड्डू बांट रहे होंगे आज, क्योंकि बहुत समय के बाद, बहुत सालों के बाद उनको इंतजार था कि दिल्ली की हुकूमत मिले उनको। दिल्ली दर्द भी दे रही थी, देश की राजधानी, और वहां पे उनका हिस्सा ना हो, वहां पे उनकी भागीदारी ना हो, तो दर्द तो देती देती। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, मुझे अभी तक याद आ रहा है, जब पहला चुनाव था केजरीवाल का, तो सबने कहा था कि कड़ा मुकाबला है। जितने सर्वे आए थे उसमें बीजेपी की सरकार बन रही थी, और बाद में बीजेपी की 3 सीटें आई थी। तो मैंने मजाक उड़ाई भी थी कि ये सर्वे करने वाले, ये बड़े बड़े पत्रकार जिस दिल्ली में रहते हैं, इनको यही नहीं पता कि दिल्ली का 3 सीटें का मतलब है कि माहौल आंधी एक तरफ चल रही थी। उसके बाद का जो चुनाव हुआ उसमें भी लगभग सर्वे इसी तरह आए थे, और आज भी सर्वे इस तरह के हैं आए हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। हो सकता है बन भी जाए, मेरे को बहुत ज्यादा आइडिया भी नहीं है, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरह के सर्वे आए हैं, दिल्ली का जो माहौल था, दिल्ली का जो तापमान था, वो इशारा कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी जीत हासिल करने जा रही है? देखिए, दो एजेंसियों के एग्जिट पोल को छोड़कर बाकी करीब 7-8 एजेंसियों का एग्जिट पोल बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। एक एग्जिट पोल मैट्रिक्स का ऐसा है कि जिसमें दोनों दोनों की ही सरकार बन सकती है। भाजपा ही कुछ ज्यादा बन सकती है, आम आदमी पार्टी ही कुछ कम बन सकती है। तो वो इस तरह से आया आया हुआ है। तो कुल मिला के हम ये मान सकते हैं कि एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। इसको हम मान लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तथ्य है। एग्जिट पोल में भाजपा जीत गई है। सवाल ये 8 तारीख को क्या जीतेगी? मेरा मानना यह है कि दिल्ली का चुनाव, ये मैं पिछले एक हफ्ते से कह भी रहा हूं, 4 पीएम के मंच पर ही मैंने कहा है कि दिल्ली का चुनाव जैसे जैसे मतदान का दिन निकट आया, फंसता चला गया है। क्योंकि अब देखिए, इसमें और इधर उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। अभी 2 दिन बाद तो चुनाव नतीजे ही आ जाएंगे। फंसता चला गया है। स्थिति यह है कि ना भाजपा के लिए आसान है आम आदमी पार्टी को हराना, ना आम आदमी पार्टी के लिए आसान है तीसरी बार जबरदस्त रूप से चुनाव जीत जाना। बहुत मुश्किल है। भाजपा भी आम आदमी पार्टी को हराएगी तो मार्जिनल हराएगी। आम आदमी पार्टी भी अगर जीतेगी तो वो मार्जिनल जीतेगी, मतलब बहुत थोड़ी सीटों से। उसकी 36 से 40 के बीच में सीटें आ सकती हैं, और भाजपा भी अगर जीतेगी तो इसी तरीके से जीतेगी। अच्छा, अब इसके अंदर एक काला घोड़ा है। वो अंधेरे में किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है कि वो कितनी रफ्तार से दौड़ रहा है, और उसके दौड़ने से उसके खुरों से मिट्टी कितनी उछल रही है। वो है कांग्रेस। कांग्रेस के चुनाव प्रचार, शुरू में कांग्रेस का चुनाव प्रचार बहुत ढीला था। उसकी वजह ये थी कि राहुल गांधी में और जो राज्य के नेता थे, दिल्ली राज्य के कांग्रेस के नेता थे, उनके बीच में मतभेद थे। राहुल गांधी उनसे पूछ रहे थे कि आप अपनी रणनीति बताइए, आपके पास कितने कार्यकर्ता है बताइए, आपका इंतजाम क्या है बताइए। वो बता नहीं रहे थे। एक पदयात्रा का भी ऐलान कर दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने उस पदयात्रा को होने नहीं दिया। वो पदयात्रा नहीं हो पाई। उसके बाद में फिर अजय माकन ने जब कहा कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषित करेंगे, बताएंगे कि क्यों अरविंद केजरीवाल किस तरह देशद्रोही हैं, तो तब तक राहुल गांधी के पास इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं के फोन आ गए
देखिए इस तरह की बातें ठीक नहीं है। आपको चुनाव लड़ना हो चुनाव लड़िए, लेकिन ये बात जो हो रही है ये ठीक नहीं है, भाषा शैली सही नहीं है। हम लोग एक ही गठबंधन के लोग हैं। तो राहुल गांधी ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रुकवा दिया। तो इन दोनों के बीच मतभेद के चलते कांग्रेस का चुनाव प्रचार बहुत ही ढीला था। उसकी उसकी कोई दिशा नहीं थी, बिल्कुल भटका हुआ था, बिल्कुल एकदम लड़खड़ाते हुए चल रहा था। लेकिन आखिरी दौर में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सब लोग चुनाव में टूट पड़े और चुनाव प्रचार में तेजी आई और उन्होंने खूब रैलियां वगैरह की। तो आखिर में कांग्रेस ने जोर पकड़ा। इस जोर पकड़ने से माना यह जा रहा है कि कांग्रेस कुछ मुसलमान सीटों पर और कुछ दलित सीटों के ऊपर कुछ वोट काट सकती है। अच्छा, अगर कांग्रेस ने मुसलमान और दलित सीटों में वोट काटे तो सीधे आम आदमी पार्टी खाते से आएंगे। अगर कांग्रेस ने मुसलमान और दलित वोट नहीं काटे, कुछ और वोट काट लिए मान लीजिए, तो वो बीजेपी के खाते से आएंगे। तभी मैं कह रहा हूं कि वो ऐसा काला घोड़ा है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, ना उसकी रफ्तार आंकी जा सकती है। तो ये परिस्थिति है। काफी कुछ कांग्रेस के प्रदर्शन पर निर्भर है कि क्या होगा, कोई नहीं जानता। दूसरे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं इस चुनाव में जिनके बारे में आकलन लगाना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। ऐसा दिल्ली चुनाव में पहले कभी नहीं हुआ। किसी चुनाव में कोई वेतन आयोग नहीं घोषित हुआ, किसी चुनाव में केंद्रीय बजट से इतनी ज्यादा इनकम टैक्स की रियायत नहीं दी गई, किसी चुनाव में वोटर लिस्टों में हेरफेर नहीं हुआ, ये सब कुछ भी नहीं हुआ। तो इन चीजों का असर क्या होगा चुनाव चीजों में, किसी को नहीं पता है। इस लिहाज से ये काफी नजदीकी चुनाव हो गया है। इसके बावजूद मैं कह रहा हूं, इसके मतलब दोनों ही पक्ष, जो बड़े पक्ष हैं भाजपा और कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी, दोनों ही एक दूसरे को हराने के बारे में न स्वयं निश्चित है, न मैं निश्चित हूं उनके बारे में, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसके बावजूद मेरा ये मानना है, और ये बात मैं अपने बहुत अच्छे चुनाव शास्त्री सेफोलॉजिस्ट मित्रों से बातचीत करने के बाद कह रहा हूं कि एज यानी बढ़त थोड़ी सी इस वक्त भी आम आदमी पार्टी के पास है। अरे गजब। हाँ, 3% बढ़त है वो आम आदमी पार्टी के पास है। 3% की बढ़त बहुत थोड़ी होती है। 3% की बढ़त इस तरह के चुनाव में, जो ट्रायंगुलर चुनाव, जिसका त्रिकोणात्मक चुनाव होने का अंदेशा हो, वो बहुत थोड़ी होती है उसमें। तो ये एक है ऐसी स्थिति कि इस टक्कर के बावजूद और कुछ असाधारण किस्म की घटनाएं होने के बावजूद, जो पहले किसी चुनाव में नहीं हुई, आम आदमी पार्टी के पास भाजपा के ऊपर 3% की बढ़त है। कांग्रेस के प्रदर्शन का किसी को कुछ नहीं पता। वेतन आयोग के आने से कितना असर पड़ेगा इसका आकलन नहीं किया जा सकता। इनकम टैक्स की रियायत मिलने का कितना असर पड़ेगा इसका आकलन नहीं किया जा सकता। और वोटर लिस्टों में जो हेरफेर की गई है उसका चुनाव नतीजों पर क्या असर पड़ेगा इसका आकलन नहीं किया जा सकता। एक बात और कहने लायक है, जो मैं कह देता हूं क्योंकि आपने मौका दिया है, कि आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी थी। आम आदमी पार्टी सितंबर से बहुत ही नियोजित चुनाव प्रचार में लगी हुई है। अक्टूबर में अरविंद केजरीवाल जेल से छूटे, उसके बाद वो चुनाव प्रचार में कूद पड़े। स्थिति यह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही देर से चुनाव प्रचार में आई। आम आदमी पार्टी चुनाव जीते हारे, उसके ऊपर ये इल्जाम नहीं लगाया जा सकता, ये आलोचना नहीं की जा सकती उसने कोशिश नहीं की चुनाव जीतने की। जैसे कि हरियाणा और महाराष्ट्र के बारे में कहा जाता है कांग्रेस का रवैया ढीला डाला था। आम आदमी पार्टी जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी कोशिश उसने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के आक्रमण के बावजूद और एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का होने के बावजूद इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश की है। अब 8 तारीख को मालूम पड़ेगा कि वोटरों ने किधर मत दिया है। दूसरी कहने लायक बात यह है, इस बात में सबको यकीन है कि कमजोर वर्ग का यानी गरीब लोगों का वोट जो है आज भी मजबूती से आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, और महिलाओं का वोट भी मजबूती से आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। इन दो वोटों के दम पर ही वो अभी तक टिकी हुई है। ध्यान कीजिए, 2020 में जितने दिल्ली में पोलिंग बूथ थे उसमें से आधे झुग्गी झोपड़ी वाले इलाकों में थे, और वहां आम आदमी पार्टी को 95 से 97% वोट मिला था। वो उनकी उस जीत का रहस्य था। इस बार देखिए गरीब आदमी किसको वोट देता है और दिल्ली की औरतें किसको वोट देती हैं। ये बड़ी आपने नई एंगल दिया कि कांग्रेस एक काला घोड़ा है। अच्छा, मैं थोड़ी देर को सर्वे पे यकीन कर लेता हूँ। मान लीजिए जो सर्वे आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को जीत
दिला रहे हैं, और यही हकीकत में हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर लेती है। तो आप क्या मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कौन-कौन से ट्रम्प के पत्ते चले थे, जिसकी वजह से उसको ये जीत हासिल हो गई? क्या-क्या चीज़ ऐसी थी उनके चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव में दिल्ली का जो मध्य वर्ग होता था, वो मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देता था। लेकिन विधानसभा चुनाव में उसका एक हिस्सा जो था, पूरा तो नहीं, लेकिन एक हिस्सा आम आदमी पार्टी के साथ आ जाता था। तो भाजपा ने पहली कोशिश तो ये की है कि मध्य वर्ग जो है ना, जो आम आदमी पार्टी के पास चला जाता है, वो कम से कम हो जाए या बिल्कुल आम आदमी पार्टी के पास न जाए। एक तो भाजपा कोशिश की। दूसरी, भाजपा ने कोशिश ये की है कि स्त्रियों के वोटों में उसने आम आदमी पार्टी की जबरदस्त टक्कर ली है। उसने पूरी कोशिश की है कि 10, 20 या 10 या 20% या 22% स्त्रियों के वोटों को वो आम आदमी पार्टी से छीन सके, क्योंकि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जो औसत वोट मिलता है, स्त्रियों का वोट औसत वोट से ही अधिक होता है। तो ये एक भाजपा की एक और ये कोशिश रही। एक तो मध्य वर्ग के वोटों पर भाजपा को बहुत भरोसा है। दूसरे, स्त्रियों के, भाजपा को उम्मीद है कि स्त्रियों के वोट जो हैं कम से कम आम आदमी पार्टी के खाते से वो 10% खींच लेगी। तीसरी, भाजपा को भरोसा यह है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के दलित और मुसलमान वोटों को कुछ बर्बाद कर देगी। इसलिए पहली बार आमतौर पे ऐसा कोई चुनाव नहीं आता जिसमें भारतीय जनता पार्टी का सांप्रदायिकीकरण ना करती हो, मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने वाली बातें ना करती हो, और खासतौर से आखिरी दौर में जरूर करती है। पिछली बार शाहीन बाग के मसले को लेकर बहुत ही घृणास्पद प्रचार किया था भाजपा ने। इस बार आप देखिए, भाजपा ने इसमें यही देखते हुए रणनीतिक रूप से ही निर्णय किया कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। पूरा चुनाव गुजर गया, भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान विरोधी बातें नहीं की। एक आध बार किसी नेता के मुंह से आता निकल गया हो, वरना उन लोगों ने नहीं की। तो भाजपा के जो तमाम, अगर भाजपा चुनाव नहीं जीती तो बहुत बुरा लगेगा उनके कार्यकर्ताओं, नेताओं को, मुसलमानों को गाली भी नहीं दे पाए और चुनाव भी नहीं जीत पाए। मतलब मुसलमानों को गाली देने से बड़ा, उस दिन एक रोटी ज्यादा खाते हैं ना, नींद भी अच्छी आती है कि हमने अहंकार चुनाव दिखाएंगे। यही हमने ये रणनीति अपनाई, मन महसूस के रह गए, मुसलमानों को गाली नहीं दी, लेकिन चुनाव तो जीत गए 31 साल बाद। अगर चुनाव जीतते जीतते रह गए ये, तब फिर इनको दोहरी मार पड़ेगी। सोचेंगे अरे भाई, एक तो मालूम भले चुनाव हार जाते हैं, लेकिन वो काम तो हम करते हैं, हमेशा करते हैं, वो भी नहीं कर पाए। वो भी नहीं पाई। अच्छा, दूसरा अब इसके उलट मानते हैं। मान लीजिए आम आदमी पार्टी चुनाव जीत जाती है, तो क्या मानते हैं आप आम आदमी पार्टी ने क्या चीज ऐसे की थी जो लगातार वो चुनाव जीती? उसके पीछे क्या था? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी का जो वेलफेयर मॉडल है, वो गरीब आदमियों के लिए डिजाइन किया गया है। वो खुशहाल लोगों के लिए डिजाइन नहीं किया गया है वेलफेयर मॉडल। तो वहां पे उसका आधार है, जो लोग 10,000 रुपए महीने कमाते हैं, 15,000 कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 30,000 कमाते हैं, उनके लिए डिजाइन किया गया है। जिनको इनकम टैक्स में रियायत दी गई है, वो तो 1 लाख रुपए पाने वाले लोग हैं, उनके लिए डिजाइन नहीं किया गया है। तो वो इनकम टैक्स की रियायत उनके लिए डिजाइन नहीं है। तो पूरा का पूरा वो उनका आधार आम आदमी पार्टी का वो है, गरीब आदमी। और स्त्रियों को जो बसों में मुफ्त चलने की और रियायती दरों पर चलने की जो एक सुविधा दी गई है, वो सुविधा स्त्रियों को बहुत पसंद है। तो तरह तरह की सब्सिडीज का फायदा भी उठा रही है, और साथ में बस वाली रियायत है उसका उन्हें बहुत, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी की बहुत, अरविंद केजरीवाल की बहुत मुरीद हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अब इसमें जो नई जो रियायतें दी गई हैं, आप समझ लीजिए कि वो रियायतें तो सब पार्टियां सही दे रही हैं। पार्टियां, कांग्रेस भी दे रही है, भाजपा भी दे रही है, आम आदमी पार्टी भी दे रही है। तो मान के चलिए कि रियायतों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया है, इनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जो आम आदमी पार्टी रियायतें देती रही है, उन रियायतों की वजह से उसका जो जनाधार बना है, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी आज टिकी हुई है और उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया जा पाया। अब भाजपा, अब किस तरह की अफवाहें मीडिया में, किस तरह की अफवाहें चलाई जा रही हैं कि सौरभ भारद्वाज को भारतीय जनता पार्टी जिता रही है, ताकि सौरभ ग्रेटर कैलाश, ताकि सौरभ भारद्वाज आसानी से चुनाव जीत जाए, और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाए तो उसको फिर, या अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाए तो उसको फिर ब्रेक कर दिया जाए। आम आदमी पार्टी में विघटन, सौरभ भारद्वाज नेतृत्व की प्रतियोगिता हो जाएगी और विघटन हो जाएगा आम आदमी पार्टी। इस प्रकार की मीडिया में खबरें चलाई, जिसका कोई आधार नहीं है खबरों का। दूसरी एक और बात है कि
4-5 नेताओं को हराने के लिए भाजपा ने बहुत जोर लगाया है। अरविंद केजरीवाल को हराने के लिए, आतिशी को हराने के लिए और सत्येंद्र जैन को हराने के लिए, मनीष सिसोदिया को हराने के लिए बहुत जोर लगाया है। इनके खिलाफ भारी भरकम उम्मीदवार भी खड़े किए गए हैं। जैसे विधुड़ी को खड़ा किया गया है आतिशी के खिलाफ, प्रवेश वर्मा को खड़ा किया गया है अरविंद के खिलाफ। तो इसमें क्या होता है कि इन लोगों ने भाई, ये कोई प्रवेश वर्मा नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में कभी उन्होंने काम नहीं किया, न विधुड़ी ने वहां किया कालकाजी में काम। तो जिन इलाकों में के नेता रहे हैं, ये एमपी तो रहे ही हैं लोग दोनों, तो उन इलाकों से अपने तमाम कार्यकर्ताओं को लाकर उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में उतार दिया। इससे क्या हुआ कि जो आसपास की 15-20 जो निर्वाचन क्षेत्र थे, उनमें भाजपा के कार्यकर्ताओं की कमी हो गई। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने इसका कई फायदा उठाया है। ये बिल्कुल वैसी ही घटना हो रही है जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया नंदीग्राम से, और हरा भी दिया भाजपा ने ममता बनर्जी। एमएलए का चुनाव तो हार गई थी ममता बनर्जी, लेकिन उन्होंने विधानसभा का चुनाव इतना जबरदस्त जीता, इसकी कोई भाजपा कल्पना भी नहीं कर पाई थी। तो ये भी हो सकता है कि बड़े नेताओं को हराने के चक्कर में भाजपा फंस जाए और चुनाव मैदान जो है आम आदमी पार्टी जीत ले जाए। हो सकता है कोई एक आध बड़ा नेता हार जाए, लेकिन मैदान आम आदमी पार्टी जीत ले जाए। अच्छा, मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है, फिर क्या होगा? कुछ नहीं, तो आतिशी अभी मुख्यमंत्री है। मेरा तो मानना यह है कि आतिशी ही मुख्यमंत्री बनी रहेंगे, मतलब मेरी अपनी आकलन है मेरा। आतिशी ने मुख्यमंत्री पद पे अच्छा काम किया है। अगर केजरीवाल को मान लीजिए चुनाव में लड़खड़ा जाते हैं या कोई दिक्कत हो जाती है केजरीवाल को, तो आतिशी ही मुख्यमंत्री रहेंगी, आम आदमी पार्टी की सरकार चलेगी, और वो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी के लिए ये एक तरह का वरदान भी होगा। ये शाप की आड़ में एक तरह का वरदान भी होगा, और वो अरविंद केजरीवाल तो ज्यादा अच्छी तरीके से दिल्ली की राजनीति करेंगे और राष्ट्रीय राजनीति करेंगे। वो आखिरकार आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, मतलब मैं ऐसा मानता हूं। मतलब आप कहते हैं कि केजरीवाल राष्ट्रीय परिदृश्य पे इंडिया गठबंधन, हाँ, वो ज्यादा काम कर पाएंगे क्योंकि दिल्ली की सरकार तो आतिशी चलाएंगे। अच्छा, कांग्रेस ने जो स्ट्रेटजी अपनाई अलग लड़ने की, चुनाव लड़ने की, ये कांग्रेस को फायदा पहुंचा या नुकसान पहुंचा? दो संभावनाएं, कांग्रेस कोई सीट ना जीते या कांग्रेस 4-5 सीटें जीते। तो क्या लगता है? नहीं, कांग्रेस के लिए सीट जीतना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, मुझे बहुत ताज्जुब होगा कांग्रेस अगर एक सीट भी जीतेगी तो। ठीक है। हाँ, कांग्रेस के लिए कांग्रेस के चुनाव का महत्व इस बात में है कि उसने कितने वोट प्राप्त किए और वो वोट कहां से आए। अगर कांग्रेस को पिछली बार 4.25% वोट मिले थे, इससे कम तो मिल नहीं सकते। तो अब कांग्रेस के माना जा रहा है बढ़ के 9 या 10% वोट हो जाएंगे। अगर 9 या 10% वोट कांग्रेस के होते हैं तो वो वोट आए कहां से, सवाल इस बात का है। अगर वो आम आदमी पार्टी खाते से आए तो आम आदमी पार्टी कमजोर होगी, भाजपा खाते से आए तो भाजपा की चुनौती कमजोर होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस एक दुधारी तलवार है, वो दोनों तरफ मार कर सकती है। अच्छा, कांग्रेस को लेकर ये भी हो सकता है कि किसी सीट पे वो आम आदमी पार्टी को कमजोर करे, किसी सीट पे भाजपा को कमजोर करे, ये भी हो सकता है। बीजेपी की सरकार बनी और ये माना गया कि कांग्रेस ने केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के वोट काटे, तो इससे कांग्रेस की स्थिति मजबूत होगी या कमजोर होगी? भाई, कांग्रेस की अपनी थीसिस ये है कि जहां कहीं आम आदमी पार्टी उतरती है चुनाव में, वो कांग्रेस के जनाधार को खाती है। उसने गुजरात में कांग्रेस का जनाधार खाया, दिल्ली में जनाधार खाया और दूसरी जगहों पर भी उसका जनाधार खाती है। इसलिए आम आदमी पार्टी उसकी दरअसल दोस्त ना होके उसको परेशान करती है, लगातार उसको कमजोर कर रही है। और ये बात कांग्रेस आला कमान भी मानता है, ये बात राहुल गांधी भी मानते हैं, और ये तथ्य भी है, ये इससे इनकार क्यों किया जाए, ये हकीकत है। तो इसलिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं इस बात की तसल्ली होगी कि उसने आम आदमी पार्टी का जो मुख्यालय है दिल्ली, उसका लॉन्चिंग पैड है, यहीं से उसकी राजनीति लॉन्च होती है आम आदमी पार्टी की, यहां पे उसको कमजोर कर दिया। तो कांग्रेस को ये एक बात काफी तसल्ली कांग्रेस को इस बात से होगी। अच्छा, कांग्रेस के लिए फ्यूचर में अब इंडिया गठबंधन में केजरीवाल की जगह बचेगी या नहीं बचेगी, क्या लगता है आपको? देखिए, केजरीवाल के पास अभी भी पंजाब जैसे प्रभावशाली और बड़े प्रांत की सरकार है,
दूसरे वो चुनाव जीत गए तो सरकार में रहेंगे, और अगर चुनाव नहीं जीते तो वो मुख्य विपक्षी दल रहेंगे दिल्ली में, एमसीडी भी उनके हाथ में रहेगी। तो केजरीवाल का महत्व तो, मतलब केजरीवाल को झटका लगेगा, बहुत बड़ा झटका लगेगा अगर वो चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन ऐसी बात भी नहीं है कि उनका महत्व समाप्त हो जाएगा और वो सिफर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे क्या नहीं हो जाएंगे। इस तरह की बातें करने का भी कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं जानता कि आगे राजनीति क्या करवट लेगी। ठीक बात है कि कब कब कहाँ टर्निंग पॉइंट हो जाएगा कोई नहीं जानता। थोड़ी बात हाँ। अलग हटके करते और हैं। अच्छा, ये भी एक बात है, देखिए ना कि इस चुनाव में इंडिया गठबंधन की कांग्रेस को छोड़ के जितनी भी पार्टियां हैं सब अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हुई हैं। हाँ, ये अलग एंगल है। हाँ, ये अलग सारी वहीं एंगल है खड़ी कि हुई है वहां। एक हाँ, तरह से ममता। देखा जाए तो भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, इसमें कांग्रेस नहीं शामिल है बस केवल। हाँ, बाकी पूरा इंडिया ये गठबंधन लड़ ही रहा है भाजपा के मुकाबले। हुँ। अच्छा, तो अगर कांग्रेस ये मानना कि क्षेत्रीय शक्तियां भी अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ देंगी, ये गलत है। गलत है। अच्छा, मान लीजिए कांग्रेस भी केजरीवाल के साथ ही होती, इंडिया हम्म। गठबंधन ही पूरी तरह लड़ रहा होता तो फायदा होता। नहीं, फिर मैं मानता हूं कि जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी वो सारी की सारी भाजपा के ध्रुव पर चली जाती। चली जाती है। हाँ, तो बीजेपी को तो फायदा भाजपा होता। को ये प्रचार करने में आसानी होती कि भाई इन दोनों की मिली भगत है, पहले ये सरकार में थे, फिर ये अभी सरकार में आ गए, ये पहली सरकार भी इन्होंने आम आदमी पार्टी की इनकी उससे बनी थी, और अब ये मिलकर हमारे तो कांग्रेस तो भाजपा, मेरे विचार से भारतीय जनता पार्टी की जो दावेदारियां होती वो उसके अपने आधार क्षेत्र के लिए या उसके संभावित समर्थन के लिए ज्यादा आकर्षक और आक्रामक होती। बिल्कुल ठीक बात है। थोड़ा अलग हटके कुंभ पे चलते हैं। प्रधानमंत्री जी ने डुबकी लगाई। लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो आज ये कहेंगे कि कुंभ में जो लोग मारे गए हैं मैं उनको प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। एक बड़ी योजना की भी बात कर देंगे कि भाई 1-1 करोड़ रुपया जो मरे उनको दूँगा मैं। एक अलग से फ़ोर्स बनाऊँगा जो गायब है उनकी तलाश करूँगा। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कुछ कहा नहीं। अकेले फ्रेम में रहते हैं। गोदी मीडिया के चैनलों ने दिखाया जब दिल्ली में चुनाव चल रहा था। और कांग्रेस से चुटकी ली, कांग्रेस के कई नेताओं ने ट्वीट किया कि भाई डुबकी तो पूरा सिर डुबो के मारी जाती है। आराम से उन्होंने सिर डुबोया लेकिन सिर बाहर रह गया, डुबकी ऐसी हो गई। और एक पत्रकार महोदय आज तक के शायद हैं, वो चला रहे थे, देखिए ये कुंभ कुंभ या डुबकी मारने का नया स्टाइल है, प्रधानमंत्री से सीखना चाहिए। आपको नाक कान यूँ करके बंद नहीं करनी है, साँस लीजिए और फिर डुबकी मारिए जैसे प्रधानमंत्री ने डुबकी मारी। यानी प्रधानमंत्री की डुबकी में भी उनको एक्सपर्ट घोषित कर दिया उस चैनल ने। और कांग्रेस कह रही है इधर पूरी डुबकी नहीं लगाई इन्होंने। लेकिन डुबकी से राजनीति से अलग हटके क्या प्रधानमंत्री अगर आज कह देते कि जो लोग मारे गए उनको श्रद्धांजलि दे देते तो उनका कद तो बड़ा होता, छोटा थोड़ी ना था। अच्छा, ये तो मेरी बदकिस्मती रही कि मैंने प्रधानमंत्री को डुबकी लगाते हुए नहीं देख पाया है। वो तो विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो उससे पानी वो पवित्र होने की बजाय पानी अधिक पवित्र हो गया होगा। मैं ये जानना चाहता हूं, आपने वो दृश्य देखा होगा क्या? प्रधानमंत्री जैसे कि राजनाथ सिंह जी ने जब डुबकी लगाई थी तो वो केवल अधो वस्त्रों में थे, ऊपर के वस्त्र नहीं पहने हुए थे। अमित शाह ने डुबकी लगाई तो वो भी अधो वस्त्र में थे, ऊपर के वस्त्र नहीं पहने हुए थे। योगी जी ने डुबकी लगाई तो वो भी अधो वस्त्र में थे। क्या प्रधानमंत्री केवल अधो वस्त्र में थे या पूरे कपड़े पहने हुए थे? बढ़िया वाले कपड़े पहने हुए थे, डिजाइनर कपड़े पहने हुए थे। प्रधानमंत्री जी ऊपर से ऐसे नीचे नहीं, तक कपड़े पहने हुए थे। एकदम प्रधानमंत्री जी मैंने ऐसे नहीं। प्रधानमंत्री को एक बार ऐसी डुबकी लगाते हुए देखा है जिसमें अंदर वो रबड़ का सूट पहने हुए थे। काले रंग का, वही वाली गंगा जी वाली, बनारस वाली। हाँ हाँ। तो ये कैसी डुबकी? प्रधानमंत्री पूरे कपड़े उतार के डुबकी क्यों नहीं लगाते हैं? भाई, उन्होंने मनमोहन सिंह के ऊपर संसद में भाषण देते हुए आरोप लगाया था कि डॉक्टर साहब जो हैं वो तो रेनकोट पहन के शावर लेते हैं। तो ये तो खुद उनका आचरण देखिए, पूरे कपड़े पहन के वो नहाते हैं। अच्छा, कह देते तो क्यों नहीं कहा उन्होंने श्रद्धांजलि वाली बात की, लोग मरे उनको श्रद्धांजलि दे दो, क्यों नहीं कहा उन्होंने ये? अरे भाई, अगर उनके मरने के प्रति वो तो उनको पुण्यात्मा करार दे दिया उन्होंने पहले। बात खत्म हो गई। बात खत्म हो गई। और अखिलेश जी ने वहां कहा संसद में कि भाई मैं अपने भाषण में से 2 मिनट का समय देना चाहता हूं कि जिनका वहां पर देहांत हुआ है भगदड़ में, उनको 2 मिनट का मौन रख के शोक व्यक्त किया जाए। तो उनकी बात तो अगर प्रधानमंत्री चाहते तो उस बात को लेके वो शोक व्यक्त करवा सकते थे वहां पर संसद में। वो तो नहीं किया उन्होंने। तो उनकी उसमें कोई दिलचस्पी है नहीं उसकी।
ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। राजनीति है, कुछ दिनों बाद और सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया। थैंक ये थे अभय दुबे जी और आपने पूरी बातचीत सुनी। मुझको यकीन है ये बातचीत पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा। थैंक यू।